Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान मॉडल पेपर 2022 कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी के लिए जारी किया गया है, जो कि अवधि हम देखते हैं 2 घंटे 45 मिनट है और जो मार्क्स हैं वो 80 नंबर का है। तो इसको हम सॉल्यूशंस देखेंगे आज। पेपर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन? तो इसका उत्तर है एम हैमल, जो हैं टीचर थे। मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, डी इसका सही उत्तर है। अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू डैश इज़ फियर इटसेल्फ, तो इसका जो सही उत्तर है वो है फियर इटसेल्फ। हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील? उसने कितने रुपए चुराए थे? तो उसने 30 क्रोनर्स चुराए थे। द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, उसके अनुसार जो था ये पूरा संसार, पूरी दुनिया एक पिंजरेदानी था। Which medicine was available to improve the health conditions of the people of the चंपारण villages? Castor oil, quinine, sulfur ointment, all of these। तो ये तीनों ही वहाँ पे उपलब्ध थी, तो उत्तर हो जाता है डी। The poetess compares her mother's face to late winter's moon, a corpse। corpse होती है लाश। Both A and B यानी A और B दोनों ही इसके उत्तर हैं। None of these, तो इसका सही उत्तर है C, दोनों से ही उसने कंपेयर किया था। The paper seeming boy with red's eyes means the boy is unpleasant looking, thin and weak, cunning, sly and secretive। तो जो लड़का था वो बहुत ही thin and weak था, क्योंकि पेपर सीमिंग यानी कागज़ की तरह पतला। हु कंपोज अ पोएम कीपिंग क्वाइट? तो ये जो पोएम लिखी गई है पाब्लो नेरूडा। यहाँ पर आपको एक टिप दे देते हैं कि आपके कोर्स में जितनी भी पोएम्स हैं उनके आप पोएट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे दूसरी पोएम के लिए भी पूछे जा सकते हैं। द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम द हार्ट कोर द हेवंस ब्रिंक, तो इसका जो सही उत्तर है वो द हेवंस ब्रिंक। यहाँ पे फिर से आपके लिए टिप है कि आपकी जितनी भी पोएम्स हैं या लेसन है उसमें आप लाइंस को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि उसमें आधी लाइन दे दी जाएगी, फिर ब्लैंक दे दिया जाएगा और आप उस वाक्य को पूरा करेंगे। तो आप थोड़ा सा लाइंस पढ़ते हुए स्पेशली पोइट्री की ध्यान रखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर? तो वो बोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं थी, शी वॉज टिमिड, डरपोक थी। और उनकी अंदर की फीलिंग्स थी कि उन्होंने टाइगर को वहाँ पे जो कढ़ाई के द्वारा एम्ब्रॉयडरी किया था। एल्सियस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय, तो इसका सही उत्तर है प्रूशिया। पहले ये फ्रांस के पास थी। पहले अगर पूछा जाता है पहले किसके पास था, तो वो फ्रांस की थे, और बाद में किससे लिया, तो वो प्रूशिया ने लिया। तो उत्तर आपका डी है। Combine the sentences using the words given in brackets. The girl is coming here, she is my sister। अब देखिए नाउन के जस्ट बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। द गर्ल, आप इसका उत्तर लिखेंगे द गर्ल हु इज कमिंग हियर। अब इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ और ये जो फुल स्टॉप, इन दोनों को हमें हटा देना है। इज़ माई सिस्टर, तो इस वाक्य को आप इस तरीके से पूरा कर लीजिएगा। द गर्ल हु इज़ कमिंग हियर इज़ माई सिस्टर। अगला वाक्य देखते हैं। द बॉय इज़ अ बेगर, यू गिव हिम फूड। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से करना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉय की बात कर रहे हैं। सरल तरीका ये होता है कि इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जोड़ने की कोशिश कीजिए। वह लड़का जिसको तुमने भोजन दिया भिखारी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेना है द बॉय। अब बॉय आ गया नाउन, इसी की बात कर रहे हैं, तो ठीक इसके बाद हमें कनेक्टिव लेना है यहाँ पे होम। यू गेव फूड। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आपको ऊपर बताया कि उसके लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ, तो यहाँ पे देखिए यू और हिम दो प्रोनाउंस है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। बेगर के लिए हिम का प्रयोग हुआ है, तो हमें हिम को हटाना है, ना कि यू को। द बॉय होम यू गेव फूड इज़ अ बेगर, जिसको आपने भोजन दिया वो भिखारी है। चलिए, द बॉय होम यू गिव फूड इज़ अ बेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास, तो यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो यदि के लिए इफ़। ही वॉज डैश टायर्ड डैश ही कुड नॉट वॉक। अब देखिए सो दैट और टू में ही प्राइकर चॉइस दी जाती है, तो इसका सरल तरीका यही होता है, अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग है तो वहाँ पे आप सो दैट लगाइएगा। नॉट नहीं है तो इसका मतलब टू का प्रयोग कर लीजिएगा।
द हेडमास्टर एश्योर्ड मी टू डैश द इशू ऑफ फीस। तो टर्न ओवर का अर्थ थिंक करना भी होता है, सोचना भी होता है। वॉट टाइम डज योर फादर डैश इन द मॉर्निंग गेट अप, यानी कब उठते हैं। वॉट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। तो जब हम घड़ी का समय पूछते हैं तो बाय का प्रयोग होता है, ना कि इन का। अनिल इज़ फॉन्ड, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, फॉन्ड के साथ में हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है, तो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड टॉफ़ीज़। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, सेक्शन बी। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिटी दिल्ली ग्रोन इनटू, दिल्ली किस तरीके की सिटी बन गई थी। तो पहली ही लाइन इसका उत्तर आप दे सकते हैं, Delhi has grown into the city that shuns children and it is now an urban sprawl। ठीक है, आप यहाँ तक भी ले सकते हैं और यहाँ तक भी उत्तर दे सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या दिया हुआ है यहाँ पे। What is expressed by कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली। तो बहुत ही सरल पैराग्राफ है, 2-2 अंक आप बहुत सरलता से ले सकते हैं, आपको बहुत कठिनाई नहीं आएगी। तो कुरियन जोसेफ की बात बतानी है हमें। कुरियन जोसेफ आप देख लीजिए कहाँ पर है और उस अनुसार उत्तर देंगे। Supreme Court Judge Kurian Joseph expressed his anguish at the shrinking playing space for children in दिल्ली। उन्होंने इस बात के बारे में नाराज़गी बताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है चिल्ड्रन का। ठीक है, तो आप चाहें तो ये लाइन भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, अदरवाइज इतना आंसर भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर टॉटलॉट्स। टॉटलॉट्स क्या थे, सॉरी थर्ड प्रश्न देखेंगे। व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर। कुलदीप सिंह जी ने क्या कहा था। तो कुलदीप सिंह एन आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर सेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेड है, तो सेड के बाद आप कोमा लगा करके सेड लिख करके आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिख दीजिएगा जो उन्होंने बात कही थी। स्पेस स्टैंडर्ड्स वर सेट वेरी रेशनली एंड इन एवरी नेबरहुड अ ह्यूज ओपन स्पेस वाज रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन विच वी कॉल्ड टॉटलेट्स। व्हाट आर टॉटलेट्स। टॉटलेट्स क्या थे, तो इसका उत्तर भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। बहुत कठिन पैराग्राफ नहीं था, प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सरलता से मिले थे। अ ह्यूज ओपन स्पेस वॉज रिजर्व फॉर चिल्ड्रन विच वी कॉल्ड टॉटलेट्स। तो यही इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्ट्रेस के बारे में बात करता है। स्ट्रेस जो है क्यों हो जाता है, क्या कारण है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। तो आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और इसको पढ़िएगा। इसके बाद आप इसके प्रश्न उत्तर फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सरल हैं, लाइन टू लाइन आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। सेक्शन सी देखेंगे हम, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सैम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट। हाउ ओल्ड वॉज अ प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स। तो सेक्शन सी को हम पूरे को सॉल्व करेंगे। आप प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई है। तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर देख। तो सैम ने कितने रुपए निकाले थे। $800 जो है उसने निकाले थे। चार्लीज फ्रेंड सैम विड्रू $800 फ्रॉम हिज अकाउंट। नेक्स्ट था कितने वर्ष दिन का था, क्या उम्र थी उसकी जब उसने पहली बार बोला था राजकुमार ने। द प्रिंस वॉज ओनली 10 days ओल्ड, वो मात्र 10 वर्ष का था। नेक्स्ट प्रश्न था सडाउ जो था अमेरिका क्यों गया था। सडाउ वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, वो सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। मिस्टर लैम ने किस तरीके से उसके जीवन पर प्रभाव डाला, डेरी के। मिस्टर लैम हेल्प डेरी टू ओवरकम हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ही स्टार्टेड टू लव लाइफ। मिस्टर लैम के कारण ही डेरी जो कि बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित था, हीन भावना से ग्रसित था, वह जीवन को प्यार करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बामा को गुस्सा क्यों आया था। वाई वॉज बामा सैड एंड एंग्री। द सोशल ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी दैट डिप्राइव द लोअर कास्ट पीपल ऑफ द ह्यूमन राइट्स मेड बामा सैड एंड एंग्री। तो जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के कारण लोअर कास्ट के लोगों को ह्यूमन राइट्स डिप्राइव यानी कि वंचित किया जाता था, इस बात से ही बामा नाराज़ थी।
नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारा 30 to 40 वर्ड्स का है। पहला प्रश्न इसमें था 11वां, व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन द फर्स्ट टाइम इन वाटर। तो डगलस ने क्या प्लान किया था? दो फ्राइटेंड, वह डरा हुआ था। डगलस प्लान्ड दैट व्हेन हिज फीट हिट बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप। जैसे ही उसके पैर तले पर, बॉटम का अर्थ होता है तला, तो आप कुछ शब्दों को ध्यान रखिए। हिट माने टकराना, जैसे ही टच होंगे वो क्या करेगा? मेक अ बिग जंप एंड कम टू द सरफेस। कम माने ऊपर आ जाएगा, सरफेस तले पर आ जाएगा, लाइक अ कॉर्क, जैसे कोई कॉर्क ऊपर आ जाती है उछल के। ऐसा हुआ नहीं लेकिन। देन वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वह पैडल यानी तैर करके किनारे पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वाई डिड गांधी एग्री to a settlement of 25% refund to the farmers. गांधी कंसिडर्ड इट एज अ मोरल विक्ट्री ऑफ द फार्मर्स। सबसे पहली बात थी कि गांधी जी 25% पर ही क्यों राजी हो गए, क्योंकि उनके लिए एक किसानों की नैतिक जीत थी। किसान जो बिल्कुल डिप्रेशन में थे, उन्हें लगता था उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं, तो गांधी जी ने जब उनके लिए फ़ाइट किया, उन्हें उनका अधिकार दिलाया, यही बड़ी बात थी। फॉर हिम द अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, उसके लिए अमाउंट अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं था देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड टू सरेंडर द मनी, बजाय इस बात के, इस तथ्य के कि जो जमींदार थे उन्हें अपने पैसे और अपनी प्रेस्टीज को खोना पड़ा था। He wanted the farmers to know that they too had rights. They need not live in fear of British landlords. उन्हें जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जमींदार हैं उनसे डर के रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे, हाउ इज़ द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्लम। द मैप शोज़ ब्यूटिफुल रिवर्स, माउंटेन्स एंड वैलीज़। अब जो कक्षा में मैप लगा हुआ था उसके अंदर तो बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, जबकि जो बच्चों की दुनिया है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, वो तो मैप की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। The world of the slum children only consist of dim lanes covered with a lead sky. उनकी जो dim lanes हैं, lanes मतलब गलियाँ, उनकी गलियाँ अंधियारे से भरी हुई हैं। लीड स्काई है यानी कि पोल्यूशन है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी। Their world is marked by poverty, ignorance and hopelessness. They lack good education, healthy food and sanitation facilities. The beautiful world of the map is unknown to them. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव अस। द पोएम, ये जो पाब्लो नेरूडा की पोएम है, ये हमें क्या मैसेज देती है? गिव्स द मैसेज टू सीज। सीज का अर्थ होता है स्टॉप, परस्यूट माने कि पीछे पड़े रहना, फॉलो करना। हम जो है संपत्ति और आराम के पीछे भागते हैं, तो वो कहता है रुको, थोड़ा सा रुको आप और इन्जॉय लाइफ, जीवन को इन्जॉय करो। केयर फॉर नेचर एंड ऑल द क्रीचर्स, आप सभी जीवों की जो है परवाह करें, क्रीचर्स की परवाह करें, प्रकृति की परवाह करें। वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, अवॉइड वॉर्स एंड मेक अ कनेक्शन विद फेलो मैन। दिस विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में कौन सी खूबसूरत चीज़ों का वर्णन किया गया है? The poet John Keats has mentioned several things of beauty, as the sun, the moon, trees that give cool shade, daffodil flowers, small stream of clear water, musk roses, lovely tales that contain beauty of human experience and wisdom, etc. Next question देखेंगे, what did the king resolve and why? The king resolved to kill 100 tigers. He did so because royal astrologers had predicted that the tiger would be the cause of his death. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, हाउ कैन यू से दैट सडाओ वॉज अ ट्रू डॉक्टर। सडाओ वॉज अ ट्रू डॉक्टर, कैसे कह सकते हैं आप? ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। उस सबसे पहली चीज़ डॉक्टर के लिए अपने विषय पर ज्ञान, तो वो बहुत अच्छा नॉलेज था उसको। एज अ ट्रू डॉक्टर हुज रिलीजन इज़ टू सेव लाइव्स। अब डॉक्टर का धर्म क्या है? ज़िंदगी बचाना, तो उसने भी अपने धर्म का पालन किया एज अ डॉक्टर। सडाओ टू सेव द लाइफ ऑफ अ वुंडेड सोल्जर ऑफ द एनिमी कंट्री। ही वैल्यूड ह्यूमन वैल्यूज़ वेरी मच। अगला प्रश्न देखेंगे, वाई डिड डेरी लाइक सेक्लूडेड प्लेसेस। डेरी को जो है सेक्लूडेड यानी कि एकांत वाली जगह क्यों अच्छी लगती थी? डेरी सफ़र्ड फ्रॉम एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। डेरी का चेहरा जला हुआ था और इसीलिए वह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना का शिकार था। ही हेट्स पीपल स्टेयरिंग एट हिम। स्टेयर का मतलब होता है देखना, घूर के देखना, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो लोग देखते थे उसको और वो बात उसे पसंद नहीं थी।
He thinks no one loves him or likes his company, therefore he avoided meeting people and liked secluded places. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण. गांधी जी ने चंपारण में उनकी कैसे सहायता करी. द पीजेंट्स इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स. दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड्स. और उनके ऊपर जो कब्जा कर रखा था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने, और इसीलिए उन्हें अपनी जो भी फसल होती थी उसका उत्पादन का हिस्सा देना पड़ता था. और उस हिस्से में उन्हें फोर्स किया गया था कि वो नील की खेती, इंडिगो की खेती करेंगे 15% ज़मीन पर, और वो पूरी की पूरी. दिस वॉज टू बी गिवन एज रेंट. रेंट माने कि वो किराए के रूप में, उनके शेयर के रूप में दी जाती थी. गांधी जी स्टूड अप एज ए लीडर विद हिज एफर्ट्स एंड थ्रू सिविल डिसओबीडियंस. उन्होंने अपने प्रयासों से, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सहायता से, ही गॉट द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण विन देयर बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस. इनजस्टिस होता है अन्याय. एंड एक्सप्लॉयटेशन. फार्मर्स केम टू नो अबाउट द राइट्स. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, कैसे हेल्प हुई, और लोगों को, किसानों को उनके अधिकारों के बारे में पता चला. एंड दे लर्न टू बिहेव करेजियसली. गांधी जी वर्क फॉर द कल्चरल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑल्सो. अब देखिए, यदि आपकी शब्द सीमा आपको अलाउ करती है तो आप इसको लिखिएगा आगे, अदरवाइज़ आप इस आंसर को यहाँ तक भी एंड कर सकते हैं. तो किस तरीके से उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए हेल्प करी थी, ये आंसर भी हम यहीं पे कवर अप कर लेते हैं. With the help of volunteers, he opened primary schools in 6 villages. उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले. His wife कस्तूरबा taught the villagers rules on personal cleanliness. सफाई के बारे में उन्होंने जानकारी दी. उनको खुद की सफाई कैसे रखनी ये तक नहीं पता था. एज वेल एज कम्युनिटी सैनिटेशन. दस गांधी जी हेल्प देम लिव अ बेटर लाइफ. जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन. द लास्ट लेसन टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है हमें ये बताना है. द टाइटल द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव. द अनयूजल क्वाइटनेस एट स्कूल. देखिए, जब पाठ शुरू होता है तभी वहाँ पे ये बताते हैं कि शांति है स्कूल में एक अजीब तरीके की. प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स एंड द टीचर इन हिज बेस्ट संडे ड्रेस ऑल पॉइंट आउट टू द अनयूजल एंड यूनिक ओकेजन ऑफ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच इन अ फ्रेंच विलेज कॉन्कर्ड बाय द प्रूशियंस. अब क्योंकि इस गाँव पर अब प्रूशिया का अधिकार हो गया था तो वहाँ पे एक ऑर्डर आ गया था कि अब फ्रेंच भाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा. While delivering the last lesson, the teacher wants to transmit all his knowledge in one stretch. और यही कारण होता है कि एम हैमिल उस दिन कोशिश करते हैं वह जितना जानते हैं अपनी जानकारी फ्रेंच भाषा के बारे में लोगों को दे दें, स्टूडेंट्स को भी दे दें. It highlights the fact that sometimes even the most precious things in our lives are taken for granted by us. The people of LCS never gave much importance to their mother tongue. French they least expected such a situation in their motherland. क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो जाएगी कि उनको फ्रेंच की जगह कोई दूसरी भाषा पढ़नी पड़ेगी. तो जब ऐसा अवसर आ जाता है तब उन्हें लगता है कि हमने अपनी भाषा क्यों नहीं सीखी. Parents preferred their children to go to the farm and bring an extra income rather than learn French. वो तो अपने बच्चों को खेतों पर भेज देते थे ताकि वो कमाई कर सकें और भाषा सीखने ही का अवसर नहीं दिया. They hardly encouraged regular attendance in school. बच्चों को नियमित नहीं थे बच्चे स्कूल में. They think there will be plenty of time to learn the language in their life. उन्हें लगता था कि वे अपने जीवन में सीख ही जाएंगे, खुद की भाषा है तो सीख ही जाएंगे. But then a sudden order is announced. लेकिन फिर एकदम से ऑर्डर आया, बर्लिन टू बैन फ्रेंच एंड मेक जर्मन कंपल्सरी. और तब उन्हें बहुत सारी चीज़ों का एहसास अपनी ज़िंदगी में हुआ. दिस रूथलेस ऑर्डर फ्रॉम प्रूशियंस मेड देम रियलाइज वेरियस थिंग्स इन लाइफ. As the teacher, M. Hamill is unable to express his emotion because of choked throat. He ends the lesson by writing "Vive la France" on the blackboard. He makes a gesture with his hand to indicate that the school is dismissed. अब वो लास्ट लेसन जब दे रहे होते हैं तो बोल भी नहीं पाते हैं, वो इतना भावुक हो जाते हैं और हाथों से इशारा करते हैं कि बच्चे जा सकते हैं. दिस वॉज द लास्ट क्लास ऑफ फ्रेंच. अब टाइटल कैसे अप्रोप्रिएट हमें ये यहाँ पे बताना है. लास्ट क्लास थी वो फ्रेंच की.
हैमल वॉज द लास्ट टीचर ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, हैमल लास्ट टीचर थे, उनका भी लास्ट लेसन था वहाँ पे। और दिस वॉज द लास्ट अटेंटिव क्लास टू, और ये पहली बार था कि जो बच्चे इतना ध्यान से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, परंतु ये आखिरी बार था। दैट्स द टाइटल, द लास्ट लेसन रिवील्स द थीम ऑफ द स्टोरी। और इस तरीके से लास्ट लेसन जो है अप्रोप्रिएट है। और डू इट विद पैशन, द लास्ट में बी सडन, जो कि हमें शिक्षा देती है कि आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, अदरवाइज स्थितियाँ परिवर्तित होते समय नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी का आपको चरित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस भी थी, आप दूसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं, हमने ये वाला लिया है। डेरी वॉज अ 14-year-old बॉय, ही वॉज अ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, निराशावादी। ही थॉट दैट नो वन लाइक्ड एंड लव्ड हिम, उसे लगता था उसे कोई पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता, बिकॉज ऑफ हिज एसिड बर्न्ड फेस, क्योंकि उसका चेहरा एसिड से जला हुआ था। हिज फैमिली शोड टू मच सिंपैथी विद हिम, और उसकी फैमिली उसको इतना सिंपथाइज करती थी, दया दिखाती थी, उन्हें लगता था ये हम ही पर निर्भर है। तो उसका रीज़न, उसके वजह से क्या हुआ, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ इट, इस कारण से उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो दिया। ही सफ़र्स फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हीन भावना आ गई। ही अवॉइड्स पीपल्स कंपनी, और वो लोगों से दूर रहने लगा। बट आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्ब, देयर ही स्टार्टेड टू मीट पीपल एंड लव लाइफ, लेकिन लैम्ब से मिलने के बाद उसने लोगों से मिलना शुरू किया और ज़िंदगी को प्यार करना शुरू किया। ही केम आउट ऑफ हिज सिक्लूजन, जो एकांतवादी उसकी प्रवृत्ति थी उस पर उसने नियंत्रण कर लिया। हाउ कुड यू से दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो चार्ली के लिए वह केवल एस्केप का माध्यम था, आप कैसे कह सकते हैं। द थर्ड लेवल वॉज जस्ट अ मीडियम ऑफ एस्केप। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हमें ये बताना है कि क्यों सिर्फ एस्केप का लेवल क्यों था, हमें ये प्रूव करना है, तो हम वहाँ पे अपने कारण देंगे। तो पहला कारण तो ये था कि उसके जो दो ही लेवल थे, थर्ड लेवल कभी बनाया ही नहीं गया था, नो थर्ड लेवल वॉज एवर बिल्ट, बट चार्लीज एस्केपिज्म बिल्ट द थर्ड लेवल। उसकी जो बचाव की प्रवृत्ति थी, वो जो बचना चाहता था दुख से, टेंशन से, उस कारण से उसने अपनी इमेजिनेशंस में थर्ड लेवल बना दिया था। फ्रॉम वेयर ही कुड बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग, और वहाँ पे उसको एक ही स्टेशन की टिकट मिलती थी, गेल्सबर्ग की। ही हैड पास्ड हिज चाइल्डहुड देयर, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। He thought of living a simple life away from worries, fear, stress and wars of modern world. और वो फिर से अपने बचपन की तरफ जाना चाहता था, मॉडर्न वर्ल्ड के तनाव और युद्ध और चिंताओं से दूर। थर्ड लेवल वॉज जस्ट अ प्लेस ऑफ एस्केप, और इसीलिए थर्ड लेवल जो था उसके लिए एक बचने का स्थान था। His psychiatrist had told that reaching the third level was a walking dream fulfillment. अब दूसरी बात हम जो बता रहे हैं क्यों सिर्फ एस्केप का माध्यम था, क्योंकि उसके साइकेट्रिस्ट ने भी उसको यही कहा था कि ये एक वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है, जैसे हम दिन में सपने देख रहे हैं और वो पूरा हो गया। देन ही कुड नेवर अगेन फाइंड द प्लेस। फिर जो तीसरा पॉइंट हमें देना है वो ये रहेगा कि वो उसको वो जगह वापस कभी भी नहीं मिली। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि वो उसकी कल्पना का प्रोडक्ट था। इट डिड नॉट रियली एग्जिस्ट, और वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एडवर्टीज़मेंट था, और एडवर्टीज़मेंट के साथ में आपको जो दिया गया था वो था नोटिस। तो नोटिस के ऊपर आप इसी चैनल पर मेरा वीडियो देख सकते हैं, नोटिस कैसे लिखना होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। एडवर्टीज़मेंट हम देखते हैं। Wanted a one-room set with separate bathroom and kitchen near Government Senior Secondary School, Alva, for a student of class 12 for about 1000 per month। क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है आपको स्कूल के नज़दीक चाहिए, तो हमने वो कंडीशन को फॉलो किया है। और आपको कहा है कि आप रेंट ज़रूर बताएंगे, तो आपने अपनी रेंट देने की कैपेसिटी भी बता दी। कॉन्टेक्ट अजय कुमार, यहाँ पे आपको कोई भी नाम वगैरह नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था आपको इस प्रश्न को ट्रांसलेट करना था। तो एंशिएंट ग्रीक्स कंसिडर्ड गेम्स सो इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं जल्दी से। प्राचीन यूनानियों ने खेलों को इतना महत्वपूर्ण माना कि वे खेल को मापते उनके बीच के अंतराल से समय। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक मजबूत और स्वस्थ शरीर का होना स्वस्थ मस्तिष्क हेतु नितांत आवश्यक है।
उन्होंने किसी भी कीमत पर खेलों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होने दिया। मान लीजिए यदि कोई युद्ध चल रहा होता तो वे उसे रोक दिया जाता था। दुर्भाग्य से 393 ईस्वी में खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था रोमन सम्राट थियोडोसियस ने। लगभग 1500 साल तक लोग ओलंपिक को भूले रहे। फिर एक फ्रांसीसी आया जिसने खेलों को फिर से शुरू किया। उनका मानना था कि प्राचीन ग्रीस की महिमा अपने एथलेटिक त्योहारों के कारण ही थी। आखिरी प्रश्न देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके के जॉब के लिए एप्लीकेशन उसके द्वारा लिख सकते हैं। इस तरीके का मैटर वहाँ पे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर सच ऑसम वीडियोज़ and with accuracy. Thank you.